हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शोंग चिनवू जो कि सोलो लेवलिंग का हीरो होता है, वो एक ई रैंक का हंटर होता है जिसको लो ग्रेड का हंटर बोला जाता है। अब वो एक मिशन के दौरान एक डेंजन के अंदर जाता है और उसके साथ जितने भी बंदे थे वो सब लोग एक डेंजन को तो तोड़ देते हैं, लेकिन आगे वो दूसरा डबल डेंजन को देखते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि दोबारा से वो लोग उसके अंदर जाकर आगे के मॉन्स्टर्स को मार देंगे और वहाँ के क्रिस्टल्स अपने नाम कर देंगे। और शोंग भी डरते डरते मान ही जाता है, लेकिन जब वो सब सेकेंड डेंजन के अंदर एंटर करते हैं वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके दौरान वहाँ पर उनको बहुत सारे मूविंग स्टैचूज मिलते हैं और वो लोग एक के बाद एक सारे बंदों को मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शोंग चिनवू को रास्ता मिलता है वो जितने भी लोग बचे हुए होते हैं उनको बचाने की कोशिश करता है और उसके 3 पड़ाव होते हैं। लेकिन लास्ट पड़ाव के दौरान जैसे ही दरवाजा खुलता है एक एक करके सारे बंदे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और एंड में एक अकेला बच जाता है हमारा हीरो शोंग चिनवू। तो बाकी के मूविंग स्टैचूज उसको मक्खी और चींटी की तरह मारने लगते हैं, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होते ही हमें एक अजीब सा स्क्रीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था यू आर सिलेक्टेड, अब तुम हमारे प्लेयर बन सकते हो। अब क्या हमारा हीरो मर गया है या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है वो तो हमें आगे पता चलेगा। और अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है सोलो लेवलिंग का 3rd पार्ट। अब सिखाया जाता है जैसे ही शोंग चिनवू को 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में होश आता है वो नोटिस करता है उसका हाथ और पैर का सारा जख्म भर चुका है। अब वो मन ही मन सोचता है क्या मैं क्या सपना देख रहा था। इसी टाइम पर हंटर एसोसिएशन के 2 लोग शोंग के साथ मिलने के लिए आते हैं और वो खुद को हु और केन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हु चिनवू को बताने लगता है तुम 3 दिनों से बेहोश थे। ये सुनकर शोंग चिनवू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो मिस्टर शॉन और जूही के बारे में हंटर एसोसिएशन के 2 बंदों को पूछने लगता है तो वो दोनों बोलते हैं वो दोनों अभी के लिए सही हैं, लेकिन मिस्टर शॉन ने अपने एक हाथ को खो दिया है जिसकी वजह से वो शायद अब हंटिंग के कामों से रिटायरमेंट ले जाएंगे। और जूही को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है और वो वही चीज की ही ट्रीटमेंट कर रही है, तो उसको भी शायद अपने हंटिंग जॉब को छोड़ना पड़ेगा। और वो डेंजन में से तुम्हें मिलाकर सिर्फ 7 ही लोग बाहर आए हैं और भले ही हमारे हंटिंग जॉब्स बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलता है। और हमारे फाइट किल की टीम को जब तुम्हारे बारे में पता चला तो वो लोग अपनी टीम के साथ वो डेंजर जोन के अंदर चले गए। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है उस डेंजर जोन के अंदर वहाँ पर सिर्फ तुम ही मिले, ना ही कोई स्टैचू दिखा, ना ही कोई सिपाही, ना ही कोई टेम्पल। और मुझे पता है शोंग चिनवू तुम्हारा मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमें भी सर्वाइवल्स की स्टेटमेंट सही नहीं लगती और अगर हमें कोई वहाँ पर डेड बॉडीज नहीं मिलती तो फिर इस सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ तुम ही रहते। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या शोंग चिनवू ने री अवेकन को महसूस किया है या नहीं। ये सुनकर शोंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है एक हंटर की एबिलिटी अवेकन के टाइम ही सेट हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी में अपने स्ट्रेंथ को कभी भी चेंज नहीं कर पाता, पर फिर भी कुछ ऐसे रेयर हंटर्स होते हैं जो कि सेकेंड टाइम अवेकन को फील करते हैं और उसके बाद वो ए रैंक या फिर एस रैंक के हंटर बन जाते हैं। अब इसी टाइम पर केन शोंग चिनवू के सामने मैजिक पावर डिटेक्टर को रख देता है। अब जैसे ही चिनवू काफी एक्साइटेड होते हुए अपने मैजिकल पावर को चेक करने के लिए अपने हाथ को वो मैजिकल पावर डिटेक्टर के ऊपर रखता है, उसमें उसका रैंक सिर्फ और सिर्फ 10 दिखाया जाता है। ये देखकर केन सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उस डेंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर मूर्तियां थी, तो फिर इसने उसको हराया कैसे। और वो पावरफुल मूर्तियों को हराने के लिए एक बंदे का रैंक एस या ए क्लास का तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका तो रैंक इतना कम है। अब ये सोचते सोचते वो लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो अब केन हु को बोलता है एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर कम से कम 70 तो होता ही है, लेकिन इसका तो 10 है, तो ये पक्का एक आम आदमी है। ये सुनकर हु भी बोलता है हाँ तुम तो सही बोल रहे हो। और वो डेंजन भी वहाँ से गायब हो चुका है, जिसके चलते अब हम उस डेंजन के अंदर जाके कोई भी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तो सरप्राइज इस चीज का हो रहा है, आखिर ये बंदा वो डेंजन के अंदर बच्चा कैसे। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है शोंग के ऊपर। अब वो मन ही मन बात करता है इन लोगों ने तो फालतू में ही मुझे एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन क्या उन दोनों को मेरे सामने जो ये स्क्रीन है उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन लोगों ने ये स्क्रीन के बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पूछा। इसी टाइम पर शोंग को अपने स्क्रीन में कुछ अनरीड मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वो उस स्क्रीन को टच नहीं कर पा रहा था
था। अब इसी टाइम पर उसे याद आता है जब वो बेहोश होने वाला था, उस टाइम पर उसको एक प्लेयर बनने का नोटिफिकेशन आ रहा था। अब जैसे ही दोबारा वो नोटिफिकेशन उसके सामने आता है, वो उसको इसमें क्लिक कर देता है, ये सोचकर कि ये शायद एक गेम है, मुझे सिर्फ ये गेम को खेलना होगा क्योंकि इतने दिन तक मैं हॉस्पिटल में रह कर बोर हो जाऊंगा, तो उतने टाइम तक मैं खेल लेता हूँ। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है शॉन्ग की बहन जिन्ना, और वो काफी गुस्से में शॉन्ग के ऊपर चिल्लाते हुए भड़कते हुए बोलती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारे लिए कितना ज्यादा टेंशन होता है? और पता नहीं हमेशा हंटिंग के टाइम पर बाकी सारे लोग कैसे सही सलामत आ जाते हैं और तुम हमेशा कैसे ही इतना ज्यादा घायल हो जाते हो कि तुम्हें 4-5 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश होकर रहना पड़ता है। और अगर तुमने तीसरी बार अपनी लाइफ को डेंजर में डाला तो फिर मैं ये पढ़ाई छोड़ कोई एक काम में लग जाऊंगी। अब ये सुनकर शॉन्ग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपनी छोटी बहन को बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, अब आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे ये चीज बताओ, क्या तुम्हें मेरे सामने कोई स्क्रीन दिखाई देती है? ये सुनकर जिन्ना ना बोल देती है। अब इसी टाइम पर शॉन्ग समझ जाता है ये स्क्रीन सिर्फ उसी के लिए है, उसको सिर्फ वही देख सकता है। तो वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम मुझे और एक चीज बता सकते हो, फोन में अनरेड मैसेजेस को कैसे देखते हैं, क्योंकि तुमने तो बहुत सारी गेम्स खेली है। ये सुनकर जिन्ना बोलती है, हाँ वो तो मैं पहले खेलती थी, लेकिन मुझे जितना याद है तुम्हें बस वो अनरेड मैसेज को ओपन करने के बाद सारे मैसेजेस दिख जाएंगे। अब जैसे ही जिन्ना के वहाँ से जाने के बाद शॉन्ग वो अनरेड मैसेज को ओपन करता है, बहुत सारे स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे पास एक टास्क आया है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जिन्ना अपने जो दोस्त के साथ हॉस्पिटल में अपने भाई शॉन्ग से मिलने आई थी, वो उसके साथ वापस चली जाती है। और इधर शॉन्ग जैसे ही सारे नोटिफिकेशन को ओपन करता है, उसे वहाँ पर बताया जाता है ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, और अगर आप कोई भी चीज को करने में फेलियर होते हो तो फिर आपको उस चीज की पेनल्टी लगेगी, और अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो बेशक आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब ये सारी बातों को ना समझने के बाद जैसे ही चिन्मू अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क को ओपन करता है, उसके सामने एक वर्कआउट प्लान मिलता है ताकि वो ताकतवर बन सके, और नीचे वार्निंग के जगह पर लिखा हुआ होता है कि अगर आपने दिए गए टाइम के अंदर सारे टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन शॉन्ग उस सबको इग्नोर करते हुए सो जाता है। अब वो हंटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गु को कॉल करके बोलते हैं वो शॉन्ग चिन्बू के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी टाइम पर सामने से प्रेसिडेंट को भी बोलते हैं, अच्छा हुआ ये डेंजर पूरी तरीके से टूटा नहीं, तो मैं ये केस को एक स्पेशल केस के तौर पर तुम्हें सौंपता हूँ, तो तुम लोग अभी जाओ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दो। अब हम इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। अब सीन चेंज होकर आता है हंटर एसोसिएशन का हेड चॉय के ऊपर, जो कि हंटर चा को कहता है कि हंटर चा, मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट बी रैंक मिशन की हेड बने। ये मिशन नए लोगों के लिए एक साइड प्रैक्टिस की तरह होगी। ये सुनकर चाय बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं एक इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। ये सुनकर सामने चॉय बोलता है, तुम्हें बस रोज की तरह लड़ना है और बाकी के लोग तुम्हें देख देख कर सीख जाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है हमारा हंटर एसोसिएशन इस कंट्री की 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, लेकिन हम अभी तक पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं। और हमेशा एक हंटर का रैंक सेट हो जाता है, पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव की जा सकती है। तो हमें आने वाले सिचुएशन के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है सड़क के बीचों बीच एक नया डेंजर क्रिएट हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है शॉन्ग के ऊपर, जो कि अभी भी सो रहा होता है। अब उसके सामने उसका वो स्क्रीन ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा टास्क का टाइम खत्म होता है। अब शॉन्ग के आसपास एक छोटा सा यार्डक्वेक आता है, जिसके चलते वो बेड से गिर जाता है। अब जैसे ही वो होश में आता है, वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है, जहाँ पर उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। और अभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है, तुमने अपनी डेली टास्क को टाइम पर पूरा नहीं किया, जिसके चलते तुम्हें सजा के तौर पर यहाँ पर 4 घंटों तक ये मॉन्स्टर से जिंदा बचना होगा। और उधर हॉस्पिटल में नर्सेस शॉन्ग को अपने बेड पे ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और इधर शॉन्ग उस रेगिस्तान में कंटिन्यूअसली 2 घंटों से वो क्रीचर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी टाइम पर शॉन्ग जिसे भागते
भागते एकदम से थक जाता है और उसके ऊपर वो क्रिएचर जस्ट हमला करने वाला होता है। इसी टाइम पर उसका टाइमर वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके चलते अब वो सीधे के सीधे पहुंच जाता है अपने हॉस्पिटल के बेड पर। अब स्ट्रॉन्ग देखता है वो पेनल्टी टास्क को कंप्लीट करने पर उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। अब दोबारा से 2 नर्सेस जिसे ही आकर स्ट्रॉन्ग को अपने कमरे में पाते हैं, वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो लोग टेंशन फ्री भी हो जाते हैं क्योंकि अब तो स्ट्रॉन्ग अपने कमरे में था। अब सीन चेंज होकर आता है जूही के ऊपर, जिसको कॉल आया होता है दोबारा से हंटिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जूही सीधा सीधा साफ साफ मना कर देती है। अब इसी टाइम पर वो जिसके साथ बात कर रही थी, सामने से वो बंदा सॉन्ग की होश का आने का खबर जूही को देते हैं, जिसे सुनकर जूही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सॉन्ग को मिलने के लिए एक बुके को पकड़कर उसके हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन वो वहाँ पर पहुँचते ही सुनती है कि 2 नर्सेस आपस में बात कर रहे हैं। देखो, उसने फिर से भागना स्टार्ट कर दिया है और जब से ये लड़का उठा है तब से वो हर रोज ऐसे ही भागता रहता है। और हमें तो पता है हंटर्स बाकी लोगों से काफी स्पीडली रिकवरी होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये सॉन्ग को आराम करने के लिए बोला था, पर इसने मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे अपनी ताकत को इंक्रीज करना है तो मुझे ये करना ही होगा। और इधर सॉन्ग भागते भागते जब थक जाता है, एक जगह बैठकर अपने डिवाइस में चेक करता है उसने अपने डेली टास्क को पूरा कर दिया है। और इसी टाइम पर वो मन ही मन बात करता है, मुझे होश में आए ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके हैं और अब मुझे कुछ चीजें समझ में आने लगी है, जिसमें से पहला ये है कि जो मेरे सामने ये डिवाइस है वो मेरी कोई इमेजिनेशन है नहीं, और दूसरा है कि अगर मैं डेली टास्क को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी जिससे मैं पूरे तरीके से ठीक हो जाता हूँ, और दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, और मैं इन पॉइंट्स को उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिसे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और मेरी एबिलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी स्ट्रेंथ, और जब भी मेरा कोई एबिलिटी पॉइंट इंक्रीज होता है तब मेरी पावर्स भी बढ़ जाते हैं और मैं उसे अच्छे तरीके से महसूस भी कर पाता हूँ। और इस स्क्रीन पर और भी बहुत सारे स्किल्स और इन्वेंट्री है जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह है। ये सोचते सोचते सॉन्ग अपने फेस में मुस्कुराहट ले आता है। ये देखकर उसके सामने प्रेजेंट हुए बाकी के लोग उससे ही खुश रहे होते हैं। अब वो जैसे ही अपने हॉस्पिटल के बेड पर जाता है, डेली टास्क से मिले हुए वो गिफ्ट को कलेक्ट कर लेता है, जिसमें उसको एक की भी मिलता है। अब इसी टाइम पर सॉन्ग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे एक डेंजर जोन के बारे में बताया जाता है। तब सॉन्ग बोलता है, आखिर ये क्या है? क्या ये मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है? अब इसी टाइम पर जैसे ही वो डेंजर जोन का रैंक का नाम सुनता है, उसको उसका वो पुराना टेम्पल याद आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं न्यूज में अलग अलग गेट्स की ओपन होने की बातें की जा रही थी और साथ ही साथ उनके रैंक के बारे में भी बताया जाता है। अब इसी टाइम पर सॉन्ग सीधे के सीधे रिकवरी होके अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाता है। इसी टाइम पर हमें 4 साल पुरानी चीजें दिखाई देती है, जहाँ सॉन्ग की मॉम एकदम से ही बेहोश हो गई थी, तो 2 भाई बहन मतलब सॉन्ग और जीना उनको लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। तब डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम्हारी माँ इंटरनल स्लम्बर में चली गई है, जिसे हम फाइनल स्लीप भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि किड के अपीयर होने के बाद ही स्टार्ट हुई है और ये 10,000 लोगों में से किसी एक को ही होता है। और इसके बारे में अफवाह ये है कि ये तभी होती है जब आप मैजिक में ज्यादा टाइम तक रह लेते हो, लेकिन फिर भी अभी के मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम तुम्हारी माँ को सिर्फ और सिर्फ जिंदा रख सकते हैं। और ये सारी चीजों को जानने के बाद चिनबू अब पढ़ाई छोड़कर मेहनत करने लगता है और जब उसे एहसास होता है उसके बॉडी के अंदर उसका अवेकन हो चुका है और वो एक हंटर बन चुका है, वो अपने रैंक को चेक करके एक हंटर बन जाता है और अपनी बहन जीना को घर आकर बोलता है, मैं एक हंटर बन चुका हूँ, अब इससे मुझे पैसे मिलेंगे जिसके चलते मैं हमारे माँ का इलाज करवा पाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जैसे ही अपने मिशन पर जाता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा वो बहुत ही गंदे तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके वजह से उसके टीम मेंबर्स सॉन्ग के साथ अपने कोई भी मैजिकल आइटम को शेयर नहीं करते। अब हमें प्रेजेंट की डेट को दिखाई जाती है। अब चिनबू उस डेंजर के पास आ जाता है जिसके बारे में उसके डिवाइस में जिक्र था और यहाँ पर चिनबू पूरी तैयारी के साथ गया होता है। अब डेंजर के सामने प्रेजेंट होकर सॉन्ग सोचने लगता है, अब मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ और मुझे अपने बच निकलने की एबिलिटी के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए अगर मैं पिछली बार की तरह किसी भी मुसीबत में फंस जाता हूँ तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग आऊंगा। अब जैसे ही चिनबू एक की को बाहर निकालता है उसके सामने एक गेट अपीयर हो जाता है जिसको कि सॉन्ग
अपनी चाबी से खोल देता है और शॉन्ग उसके अंदर चला जाता है। इसी टाइम पर उसके स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम डेंजर जोन के अंदर एंटर कर चुके हो। अभी नोटिफिकेशन आते ही उसके पीछे का रास्ता बंद हो जाता है। इसी टाइम पर जब शॉन्ग आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो नोटिस करता है कि एक लड़की उसके पास आकर उसी जगह से ही आर पार हो जाती है। तो अब चिंबू समझ जाता है ये एक अलग डायमेंशन है, ये डेंजन बाकी डेंजन से अलग है और मैं कभी भी ऐसे डेंजन में नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेड गेट की तरह सिमिलर है। अब वो डरते हुए बोलता है, अब आखिरकार मैं यहाँ क्या करूँगा? मैंने तो सोचा था अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब तो यहाँ से वापस जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। अब इसी टाइम पर सॉन्ग के सामने और एक नया नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा हुआ था कि तुम ये डेंजन से तब बाहर जा सकते हो जब तुम इस डेंजन को पूरी तरीके से खत्म कर दोगे, मतलब ये डेंजन के बॉस को हरा दोगे, नहीं तो आप अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टाइम पर सॉन्ग कहता है कि मैं तो रैंक का मॉन्स्टर को भी हरा नहीं पाता, मैं एक डेंजन के बॉस को कैसे ही हराऊंगा? ये तो मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल का काम है। क्या मैं सच में बिना किसी का मदद लेकर एक बॉस को हरा पाऊंगा? लेकिन इसके अलावा अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। इसी टाइम पर वो लड़ने के लिए जब आगे बढ़ने लगता है, उसके सामने 3 गॉब्लिन प्रेजेंट हो जाते हैं और वो काफी स्पीडली सॉन्ग के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब सॉन्ग अपने आप को उनसे बचाने के लिए अपने छोटे से खंजर से उन सब के साथ लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनको वो हरा नहीं पाता। इसी टाइम पर एक गॉब्लिन उसको नीचे फेंक कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते सॉन्ग नीचे गिर जाता है। लेकिन अब सॉन्ग हारने के बाद पूरे जोश के साथ वो गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और वो गॉब्लिन को मार देता है, जिसके चलते आखिरकार बाकी के 2 गॉब्लिन्स चिंबू के ऊपर हमला करते हैं। सॉन्ग काफी आसानी से उन दोनों का भी काम खत्म कर देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, सॉन्ग और चिंबू दोनों ही एक इंसान है। सॉन्ग उसका नाम है और चिंबू उसका टाइटल है। अब इधर सॉन्ग जैसे ही वो तीनों गॉब्लिन को हरा देता है, वो मन ही मन बात करने लगता है, क्या सच में मैं ताकतवर हूँ? लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक उल्फ आ जाता है जो कि सॉन्ग के ऊपर हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। अब चिंबू सोचता है ये तो एक उल्फ है और ये उन तीनों गॉब्लिन से काफी ज्यादा ताकतवर है, पर आखिरकार मेरी पैर अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं और मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? कहीं ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैं डर रहा हूँ और मेरे दिल से अभी भी उस टेम्पल डेंजन का डर गया ही नहीं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है सामने से वो उल्फ सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते सॉन्ग के चेहरे पर एक खरोच आ जाता है। अब सॉन्ग सोचता है अभी के लिए मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, तो अगर मैं इस सिचुएशन पर जख्मी होता हूँ तो यहाँ पर हर एक चीज खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अब दोबारा से सॉन्ग के ऊपर वो उल्फ हमला कर देता है। इसी के साथ ही खत्म होता है सोलो लेवलिंग का 3rd एपिसोड। अब सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है एक उल्फ सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है और सॉन्ग कूद के वो सारे उल्फ के बार से खुद को बचाने लगता है। और अब वो ये भी फील करता है उसका बॉडी पहले से काफी हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी सॉन्ग डर के मारे कांप रहा होता है। अब वो मन ही मन बात करता है, पता नहीं मेरा डर आखिर खत्म कब होगा और मैं यहाँ नहीं मर सकता। अब सॉन्ग खुद को बचाने के लिए वो रेड कलर के उल्फ को काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो उल्फ काफी दूर जाके गिरता है। अब सॉन्ग बोलता है मैंने जो स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ाई थी उससे इतना डिफरेंस हो गया, लेकिन ये उल्फ अभी भी मुझसे स्ट्रॉन्ग है। अब हमें दिखाया जाता है वो उल्फ वापस से सॉन्ग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। अब इधर सॉन्ग भी लगातार उससे मुक्के मार ही जा रहा था, लेकिन अब उसका अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते सॉन्ग को अब उस उल्फ की अटैक को डॉज करना पड़ता है। अब सॉन्ग समझ जाता है वो अब ज्यादा टाइम तक उल्फ को झेल नहीं पाएगा, तो वो पीछे भागने लगता है, लेकिन अभी भी वो उल्फ सॉन्ग के पीछे ही हाथ धोकर पड़ा था। अब सॉन्ग जैसे तैसे करके वो एक साइड में आकर सोचता है काश मेरे पास एक मैजिकल वेपन होता। तभी इसी टाइम पर उसे एक चीज याद आती है, जिसके चलते वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है और उसमें से एक तलवार को निकालता है सॉन्ग। अब जैसे ही वो उल्फ दोबारा से सॉन्ग के पास आता है, सॉन्ग उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते सॉन्ग घायल होकर पीछे गिर जाता है। अब सॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता था ये तलवार मेरे पास है और शायद किम ने बताया था कि इस तलवार के लिए उसने 3 मिलियन पैसे दिए थे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चीज तो मैं कभी भी नहीं खरीद सकता।
और मैं इसे अभी के इमरजेंसी के सिचुएशन में अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अब शॉन्ग को अपनी बॉडी में जितने भी दर्द फील हो रहे होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी उसके सामने और बहुत सारे उल्फ प्रेजेंट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शॉन्ग कहता है कि अब मेरे पास वेपन है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसी टाइम पर शॉन्ग की तलवार जमीन पर अटक जाती है। अब जब वो उल्फ शॉन्ग के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, शॉन्ग जैसे तैसे करके वो वेपन को जमीन से निकाल ही देता है और वो सारी उल्फ के ऊपर हमला करता है। लेकिन अब एक उल्फ उस तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है, तो अब शॉन्ग उस उल्फ के पेट में एक घूसा मारता है, जिसके वजह से वो उल्फ खिसकते हुए काफी पीछे जा गिरता है। और इधर शॉन्ग बोलता है, गंदे मॉन्स्टर, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाके कुछ और खाओ, मेरा तलवार मत खाओ। इसी टाइम पर शॉन्ग मन ही मन सोचता है, अगर मैं उस डरावने से स्टैचू के साथ ये उल्फ को कंपेयर करूंगा तो वो काफी खतरनाक था। ये लोग तो उसके सामने कुछ है भी नहीं। अब हमें दिखाया जाता है आखिर में जो लास्ट उल्फ बचा था वो शॉन्ग को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो अब शॉन्ग भी वहीं पर रिलैक्स होकर बैठ जाता है और वो अपने स्क्रीन को ओपन करके देखने लगता है। वो अब लेवल 2 का वॉरियर हो गया है। अब वो कहता है कि जब मैं डेली क्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिलते, तो लगता है ये वाला लेवल खतरों से भरा हुआ था, जिसके चलते मुझे इतने सारे रिवर्स मिल रहे हैं। और वैसे भी मेरे जितने भी चोट थे वो सब अपने आप हिल हो रहे हैं और मेरे लेवल अप होने की वजह से मेरे सारे स्ट्रेंथ भी ऊपर चले गए हैं और मुझे टोटल 5 पॉइंट्स मिले हैं। और डेली मिशन से तो मुझे 1 पॉइंट मिलते हैं और पता नहीं एक फाइट के कितने पॉइंट मिलते होंगे। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है और अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ 32 की है। और शायद मुझे जितना लगता है, जितना मेरा बेस एबिलिटी बढ़ता है उतना मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और मुझे उतना ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब वो दोबारा से डिमोटिवेट होकर वहाँ से उठ के आगे बढ़ जाता है। अब उसने जितने भी उल्फ को मारा था उसके पास जाकर उसके सारे कीमती चीजों को ले लेता है और सोचता है क्या मुझे इसको एक्सचेंज करने पर कुछ स्टोन मिलेगा। लेकिन उसको एक्सचेंज के बदले कुछ आइटम्स मिलते हैं। ये देखकर शॉन्ग समझ जाता है ये वाले जो मॉन्स्टर होते हैं वो गेट वाले मॉन्स्टर से काफी अलग हैं और यहाँ पर सारी चीजें गेम की तरह हो रही है। अब शॉन्ग देखता है उसके पास शॉप का भी ऑप्शन है, लेकिन उसको पता चलता है उसका लेवल कम है, इसलिए वो कोई भी चीज खरीद नहीं पाता। लेकिन अभी के लिए उसको उल्फ से जो आइटम मिला था वो उसे बेच देता है, जिसके बदले में उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। अब शॉन्ग सोचने लगता है कि आखिर इन पैसों की कितनी कीमत होगी और वैसे भी मैं अभी के लिए ई रैंक के डेंजर में हूँ तो ये शायद उतना ज्यादा कीमती नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, जब तक मैं बॉस को ना हरा दूं या फिर मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन ना मिल जाए तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकूंगा तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। भले ही ये ई रैंक का टेंशन हो, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ के बॉस को अकेले हरा पाऊंगा। तो उसको हराने के लिए मुझे पहले लेवल अप करना चाहिए। हो सकता है उससे पहले मैं मर भी जाऊं। लेकिन इसी टाइम पर शॉन्ग देखता है उसके सामने बहुत सारे उल्फ प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसी टाइम पर शॉन्ग एकदम से जोश में आकर बोलता है, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं, मुझे पता है कि मरना कैसा होता है। जिसके बाद अब शॉन्ग उन सारे उल्फ से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। अब शॉन्ग सारे उल्फ से कहता है कि मैं इतना इजीली नहीं हारूंगा और मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग इतना इजीली हार जाओ। अगर तुम ऐसे हार जाओगे मुझे काफी बुरा लगेगा। अब शॉन्ग याद करने लगता है वो कैसे हंटर बना था और उसके बाद वो खुश भी हो गया था कि वो फाइनली अब अपने मॉम के इलाज के लिए पैसे ला पाएगा। और अभी के प्रेजेंट डेट में शॉन्ग स्माइल करते हुए सारे उल्फ को हरा रहा था और साथ ही साथ कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। अब शॉन्ग जैसे ही सारे उल्फ को मार रहा होता है उसका कंटिन्यूअसली बैक टू बैक लेवल अप होने लगता है। उसे अब एक टाइटल भी मिल जाता है जो होता है उल्फ असेसिन का। और अब सिंचन जो कराता है रोड के तरफ जहाँ पर वो डेंजॉन बना हुआ था। अब बाहर के कुछ लोग देखते हैं जिस गेट में शॉन्ग होता है वो गेट अभी तक भी बंद नहीं हुआ था और उसे देखकर लोग काफी परेशान होते हैं। और इधर सिंचन जोकर दोबारा उस डेंजॉन के
के अंदर शॉन्ग के ऊपर आता है और शॉन्ग का तलवार एकदम से टूट फूट सा गया है। अब शॉन्ग कहता है ये वेपन लाइफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर मैं कोई और महंगी वेपन भी खरीदता हूँ तो फिर कुछ टाइम के अंदर अंदर उसकी भी हालत ऐसा ही कुछ हो जाता। अब शॉन्ग देखता है उसको बहुत सारे आइटम्स मिले हैं और साथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। अब शॉन्ग सोचने लगता है तो क्या अब मैं ये डेंजॉन को छोड़कर यहीं से ही चला जाऊं? लेकिन क्या पता फिर कभी मुझे इतना इजीली लेवल अप होने का मौका मिले ही नहीं। क्या पता टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने के बाद ही ये डेंजन खत्म ना हो। अब सोचते सोचते शॉन्ग डिसाइड कर लेता है अब वो इस डेंजॉन को और भी अच्छा तरीके से एक्सप्लोर करेगा। अब वो आगे बढ़ने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है जूही के ऊपर और उसको कॉल आया होता है हंटर एसोसिएशन से और जूही हंटर एसोसिएशन से उस दिन की बात के लिए माफी मांग रही होती है। उसी टाइम पर उसे पता चलता है उसके आसपास एक डेंजॉन ब्रेक हुआ है। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर मैं उस दिन चली जाती तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब सामने से कॉल पे वो बंदा जूही को बोलता है हम लोग हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं वो डेंजॉन ब्रेक को संभालने के लिए, लेकिन वहाँ पर हीलर्स की कमी है तो क्या तुम वहाँ आ सकते हो? ये सुनकर जूही याद करने लगती है उस दिन किस तरीके से शॉन्ग ट्रेनिंग कर रहा था, तो अब वो फाइनली हीलिंग काम के लिए हाँ बोल देती है। अब दोबारा से सीन चेंज होकर आता है शॉन्ग के ऊपर जहाँ पर शॉन्ग काफी इजीली सारे उल्फ को मार रहा होता है क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका था। अब शॉन्ग कहता है अभी के लिए वो जो मॉन्स्टर्स का कलर है वो चेंज हो गया है, मतलब जो मॉन्स्टर्स फाइट कलर के होते हैं वो मॉन्स्टर मुझसे कमजोर होते हैं और ऑरेंज कलर के मॉन्स्टर है तो वो मेरे लेवल के हैं, लेकिन अगर मॉन्स्टर का कलर रेड है तो फिर वो मॉन्स्टर मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो मॉन्स्टर से मैं पहले लड़ रहा था उनका कलर पहले रेड था लेकिन अभी के लिए उनका कलर फाइट कलर का हो चुका है, मतलब मैं उनसे काफी ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन भले ही मेरा लेवल अपग्रेड हो चुका हो मुझे नहीं लगता मैं नीचे वाले मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। अब ये बोलते ही शॉन्ग वो सारे स्टेप्स को देकर नीचे जाने लगता है। अब जाते जाते शॉन्ग बोलता है मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा फाइट कर सकता हूँ और अगर मैं ज्यादा फाइट करूँगा तो मेरा ये तलवार किसी भी मोमेंट पर टूट जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? लेकिन छोड़ो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अब शॉन्ग जैसे ही नीचे पहुंच जाता है वो बोलता है ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। इसी टाइम पर अचानक से एक मेटालिक मॉन्स्टर बाहर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो होता है एक स्टेशन जैसे एरिया पर और अब उस मेटालिक मॉन्स्टर से एक लात खाकर शॉन्ग सीधे जाकर दीवार पर टकराता है और साथ ही साथ शॉन्ग का तलवार भी वहीं पर टूट जाता है। अब उस स्नेक जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को देखकर शॉन्ग समझ जाता है ये मॉन्स्टर उसी जगह की बॉस है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर में कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन शॉन्ग देखता है वो मेटालिक स्नेक है जिसके चलते वो इजीली उसके स्किन को नहीं तोड़ सकता। अब वो स्नेक शॉन्ग के ऊपर हमला करता है और शॉन्ग अपने टूटे हुए तलवार से उस मेटालिक स्नेक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक एकदम से घूमकर शॉन्ग के ऊपर काफी जोर से हमला कर देता है। अब शॉन्ग को लगता है अगर ये हमला उसको लगा तो वो पक्का मर जाएगा, लेकिन वो सीधा आकर गिरता है पानी के अंदर। अब वो स्नेक भी शॉन्ग के पीछे ही भागने लगता है। अब शॉन्ग काफी स्पीडली पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर शॉन्ग के ऊपर हमला करके उसको काफी दूर गिरा देता है। अब वो स्नेक पूरा का पूरा ट्रेन को ही उठाकर शॉन्ग के ऊपर फेंक देता है। अब शॉन्ग वहाँ से भागने लगता है और कहता है मुझे लगता था मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँगा, लेकिन मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही गलत था। ऐसा बोलते ही वो काफी स्पीडली भागने लगता है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ये बॉस को हराने के लिए। हे भगवान, मुझे और कितना ज्यादा मेहनत करना होगा एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ये बोलते ही शॉन्ग अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और वो मेटालिक स्नेक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसी टाइम पर शॉन्ग याद करता है जब उसने मिस्टर शॉन के साथ बात किया था, उन्होंने उसे बोला था लोग तुम्हें ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं और जो तुम्हें इतना ज्यादा वीक हंटर समझता है वो लोग पागल हैं, तो तुम और ज्यादा मेहनत करो और उन्हें गलत प्रूफ करो। अब सीन चेंज होकर आता है प्रेजेंट डेट के ऊपर, जहाँ पर
शॉन्ग काफी बुरे तरीके से वो मेटालिक स्नेक से पिट रहा होता है। अब सॉन्ग काफी गुस्से में कहता है, हमेशा से लोग मुझे चिढ़ाते आ रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मुझे भी खुद के ऊपर शर्म आती है क्योंकि अगर कोई ताकतवर होता है तो फिर वो किसी भी सिचुएशन में खुद को बचा सकता है, वो भी एक एडवांटेज के साथ। लेकिन वहीं पर अगर तुम कमजोर हो तो स्ट्रॉन्ग लोगों के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस वहीं पर खड़े रहकर डरते रह सकते हो और लोग तुम्हें नीचा भी दिखाते हैं जब तुम कमजोर होते हो। और जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ रहा होता है तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आता, सभी लोग बस अपना फायदा ही देखते हैं। काइंडनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं बचा सकती, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब शॉन्ग उस स्नेक के ऊपर वापस से हमला कर देता है और इस बारी जब वो वापस से खड़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता, ना ही कांपता है। अब शॉन्ग बैक टू बैक वो मेटालिक स्नेक के ऊपर हमला करने लगता है और शॉन्ग कहता है, ये स्नेक तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक तो वो स्टैचूज थे, तो ये स्नेक के साथ लड़ना मेरे लिए इजी है। अब चिन्मो छलांग लगाकर उस स्नेक के ऊपर एक वार करता है। अब जैसे तैसे करके शॉन्ग उस स्नेक को पकड़ ही लेता है। इसी टाइम पर शॉन्ग बोलता है, मैंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। अब ये बोलते ही वो अपने एक हाथ को पूरे तरीके से उस स्नेक के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उस मेटालिक स्नेक को दर्द होने लगता है और वो इधर उधर पागलों की तरह भागने और दौड़ने लगता है, जिससे सॉन्ग थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, उल्टा वो कहता है कि मुझे पता है मैं ये स्नेक को यहाँ पर मार ही दूंगा। अब शॉन्ग अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए स्नेक को मार देता है, जिसके चलते सॉन्ग का और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है और शॉन्ग कहता है, लगता है मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब शॉन्ग देखता है उसे एक यूनिक वेपन भी मिलता है जो कि फेंग से बना हुआ है और ये स्वर्ड उसके पिछले तलवार से डबल पावरफुल है। अब जैसे ही वो डेंजर खत्म हो जाता है, अब शॉन्ग अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। अब वो बाहर आकर देखता है आसपास तो कोई भी लोग नहीं है। इसी टाइम पर जब वो सोच ही रहा होता है अभी का टाइम कितना है, उसी के पास एक ऑफिसर आके उसे कहते हैं कि ए लड़के, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्या तुमने पॉडकास्ट नहीं सुना? तो अब शॉन्ग बोलता है, कौन सा पॉडकास्ट? इसी टाइम पर सामने वो जो ऑफिसर होते हैं वो जैसे ही शॉन्ग के तलवार को देखते हैं वो बोलते हैं, अच्छा तो तुम एक हंटर हो, तो अब तुम मेरे साथ चलो। अब शॉन्ग वो ऑफिसर के पीछे जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कुछ हुआ है क्या। अब शॉन्ग देखता है रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि डेंजर ब्रेक हो गया है और उस गेट में से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट बाहर आ गए हैं। तो अब वो ऑफिसर शॉन्ग को बताते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स को हम लोगों ने मार दिया है, लेकिन एक बड़ा मॉन्स्टर वो अकेला बचा हुआ है। ये सुनकर शॉन्ग अपनी परसेप्शन एबिलिटी का यूज करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक बॉस है जो कि सब लोगों के ऊपर हमला कर रहा है और उस मॉन्स्टर को देखने के लिए वहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और पुलिस वाले भी उन्हें रोकने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब वहीं पर हमें बहुत सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक बैरियर लगा हुआ था। और उन हंटर्स को देखकर शॉन्ग कहता है कि ये तो काफी कम रैंक का टीम है, ये तो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। अब शॉन्ग को पता चलता है उस टीम के अंदर 8 ई रैंक के हंटर्स हैं और 2 डी रैंक के हंटर और एक डी रैंक का हंटर तो टैंक है, जिसकी वजह से वो ये मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब शॉन्ग देखता है वहाँ पर 2 हीलर्स भी हैं, 2 डी रैंक के हीलर और एक बी रैंक के हीलर, और वो बी रैंक की हीलर कोई और नहीं जूही ही होती है। अब जूही को देखकर शॉन्ग काफी सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर वो फाइटिंग के दौरान जूही को हील करना पड़ता है एक बंदे को, लेकिन जूही उस इंसान को बिल्कुल भी हील नहीं कर पाती क्योंकि उसको बार बार वो स्टैचूज याद आने लगते हैं, जिसके वजह से वो काफी घबरा जाती है और अपनी हीलिंग पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। अब ये चीज को जब शॉन्ग नोटिस करता है वो मन ही मन बोलता है उस चीज को होते होते 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन जूही अभी तक भी डरी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी डरा हुआ था, बट अभी
के लिए मैं किसी से भी नहीं डरता और ये मॉन्स्टर तो एक डी रैंक का ही बॉस है और अभी मैं जिससे लड़के आया हूँ वो इससे भी ज्यादा ताकतवर था, तो मुझे तो बस इसके डिफेंस को ही तोड़ना है, उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने आप ही मर जाएगा। ये बोलते ही शॉन्ग अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसके चलते उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और अब इस मौके का फायदा उठाकर सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसी टाइम पर एक डी रैंक वाला टैंक सोचने लगता है कि हमारा तो हमला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो अचानक से ये मॉन्स्टर का डिफेंस आखिर टूटा तो टूटा कैसे, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। तो शायद किसी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर ये तलवार फेंक के मारा और हम 10 लोग मिलकर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए, लेकिन एक टूटा फूटा तलवार ने वो सब कर दिया जो हम नहीं कर पाए और वो मॉन्स्टर को हरा दिया। अब वो बंदा एक ऑफिसर को पूछता है ये टूटी हुई तलवार आखिर है किसकी। ये सुनकर वो ऑफिसर बोलता है एक हंटर ने फेंका था। अब वो शॉन्ग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन शॉन्ग तब तक वहाँ से चला गया था। ये देखकर वो डी रैंक वाला टैंक बोलता है ये जिसका भी तलवार है वो काफी पावरफुल होगा, तो क्या वो एक हाई रैंक का हंटर होगा। अब सीन चेंज कर आता है शॉन्ग के ऊपर। अब उसका हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। अब शॉन्ग कोई बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगता, उसका फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। अब शॉन्ग कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि वो मॉन्स्टर एक ही हमले से ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो मॉन्स्टर शायद पहले से ही घायल हो चुका था। ये बोलते ही शॉन्ग वहाँ से चला जाता है। अब शॉन्ग को वहाँ से जाते हुए जूही देख लेती है तो वो काफी सरप्राइज भी हो जाती है और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है।